पिछली कक्षा में ICDS के बारे में अध्ययन कर रहे थे और महिला एवं बाल विकास विभाग की जो समन्वित सेवाएं हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये एक सेवाओं का समुदाय है, कम्युनिटी है, सेवाओं का समूह है और इस समूह में कुछ सर्विसेज जो है वो अपन ने प्लान जो अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिए। आज अपन जो पहला सवाल डिस्कस करेंगे वो है नंद घर योजना। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्या है नंद घर योजना? ये प्लान देखो, ऐसे आगे भी ध्यान में रखना, कुछ बजट में प्रोजेक्टेड योजनाएं होती है ना, उन योजनाओं को जब इनिशिएट किया जाता है, शुरुआत दी जाती है, वो सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी देने के लिए, मतलब कंप्यूटर के प्रति साक्षरता देने के लिए अपने यहाँ शेखावाटी में एक प्लान शुरू हुआ है जिसको अपन डिजिटल सखी के नाम से जानते हैं। क्या? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन किस जिले से हुआ है? चूरू से। डिजिटल सखी योजना का अभी 15 दिन पहले ही ये सवाल आने वाली जो RPSC या राजस्थान की जो भर्ती परीक्षा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अखबार में पढ़ा होगा है, इसके बारे में डिटेल से आता है। ऐसे ही जब ये नंद घर योजना आई थी उस समय काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछी गई थी। अब भी इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्या है, नंद घर योजना जो है उसमें जो मुख्य उद्देश्य रखा गया वो है जन सहभागिता को बढ़ावा देना। कौन से कार्यक्रमों में? वो सुविधाएं जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जा रही हैं। और अभी राजस्थान सरकार इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को नवीनीकृत कर रही है या बहुत सारे इनोवेशन इसमें हो रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर टीवी लगाना, ठीक है, झूले लगाना, बच्चों को जो ड्रेसेज है यूनिफॉर्म वितरित करना, ये सारी चीज़ें अब भी चल रही हैं। तो देखो ये प्लान, या तो इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि नंद घर योजना का शुभारंभ वो कब हुआ? तो इसमें आपको उत्तर देना है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा, आप जैसे प्लान पुराना हो गया 6-7 साल पुराना, तो इसको क्या सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं और उसमें ये लिखने की संभावना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए या आंगनबाड़ी केंद्रों पर अत्याधुनिक टीवी, झूले और यूनिफॉर्म जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का कार्य जिसका योजना के तहत हो रहा है वो कौन सी है? नंद घर योजना। बाकी इसका तीसरा कोई सवाल बनता नहीं है। तो इसमें 2 छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी है, नंद घर योजना लिख के, और पहला लिखो शुभारंभ। क्या लिखोगे? शुभारंभ 2015। रटने वाला है 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहला सवाल, ठीक है। दूसरा, इसकी एक्टिविटी के ऊपर यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है? दूसरी लाइन में सवाल लिखेंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों को टीवी, झूलों आदि के माध्यम से, टीवी, झूलों आदि के माध्यम से नवीनीकृत किया जा रहा है। सवाल की लैंग्वेज मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गई होगी। नवीनीकृत किया जा रहा है। तो ये ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, बाल विकास सेवाएं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें शब्द तो अपन चाइल्ड यूज कर रहे हैं, बच्चा शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें विषय कौन कौन है? बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, दात्री माताएं हैं और किशोरियां। इस योजना के नाम में केवल चाइल्ड शब्द यूज किया गया है, लेकिन इसकी ये सेवाओं का समुदाय है और इसमें बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जिनमें खाली बच्चे ही नहीं हैं, महिलाएं और किशोरियां भी उसमें शामिल हैं। ये नाम ध्यान में रखना कि ये नाम दिखते कहीं ये बच्चों का प्लान है या बच्चों से संबंधित योजना है, ये गड़बड़ नहीं हो जाए। ये कल मैंने आपको बता दिया है कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं ये, ठीक है। दूसरा, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में 2009 का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है
उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है। इससे पहले वाले बच्चों के लिए अपन ने क्या बताया था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, और इसी बात को आईसीडीएस में क्या नाम दिया गया है, इस चीज़ को आईसीडीएस में नाम दिया गया प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। कौन से आयु वर्ग के बच्चों को, 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। और ये प्रिपेयर करने की जो योजना है या प्लान है, उसको आईसीडीएस मिशन में क्या नाम दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा। देखभाल का मतलब है कि उनके स्वास्थ्य संबंधित जांच हो जाती है, खाने के लिए पौष्टिक मटेरियल वहाँ सप्लाई किया जाता है, और स्कूल में जाने के लिए उनको फिटनेस दिया जाता है। मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था उसमें की जाती है, देखभाल और शिक्षा दोनों चीज़ें। तो देखभाल में स्वास्थ्य आ गया, पोषण आ गया, और शिक्षा में स्कूल में जाने के लिए उनको क्या दिया जा रहा है, फिटनेस दिया जा रहा है। अब यहाँ आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो सवाल क्या है, वो सवाल है मेरी फुलवारी। पढ़ा गया ये कहीं, या बच्चों के हाथ में गांव में ऐसी कोई चीज देखी है क्या, है मेरी फुलवारी। ये जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो अपने जो सरकारी स्कूल हैं उनमें निःशुल्क वितरण, जैसे टेक्स्ट बुक हैं, सारी चीज़ें वितरित की जाती हैं बच्चों को। तो ऐसा ही कुछ किट जो है वो किस पर सप्लाई किए गए हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई किए गए हैं, ठीक है। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर इन बच्चों के लिए एक ही किताब, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए एक ही किताब लॉन्च की गई है, और उस किताब को क्या नाम दिया गया है, मेरी फुलवारी। इसके अलावा कुछ प्रपत्र, कुछ कागज हैं जिनके ऊपर बच्चों से कुछ एक्टिविटी करवाई जाती हैं। तो असेसमेंट के लिए, या यूँ मान सकते हैं कि उन बच्चों का टेस्ट लेने के लिए प्रपत्र और आकलन पत्र भेजे गए, तो उनसे तो आपका कोई मतलब नहीं है। तो जो प्रपत्र हैं, सीट्स भेजी गई हैं, वो तो एग्जाम के लायक है नहीं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेरी फुलवारी क्या है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक सप्लाई की गई है, उसको राजस्थान सरकार ने क्या नाम दिया है, मेरी फुलवारी। समझ में आएगी ना बात, तो आप इसमें लिखो आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा हेतु, देखभाल शिक्षा हेतु, देखभाल शिक्षा हेतु मेरी फुलवारी नामक पाठ्य पुस्तक का, मेरी फुलवारी नामक पाठ्य पुस्तक का वितरण घर घर जाकर किया जाता है। मतलब जो बच्चे अगर आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं आ रहे हैं और 3 से 6 साल के हैं, उन बच्चों को घर घर सप्लाई की जाती है, और वहाँ आ रहे हैं उनको तो देना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा देखो कोविड में इस मामले में क्या इनोवेशन हुआ। अब आगे की चीज़ मैंने बोल के बता दी है कि बच्चों के टेस्ट के लिए प्रपत्र हैं, उनकी जांच के लिए क्या है, आकलन प्रपत्र, असेसमेंट जो सीट है वो भी गई है, तो वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, केवल ये एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा, कोविड में जब बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों से कट गए थे, उस सिचुएशन में राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाया वो क्या था, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों की जो मटेरियल था और स्वास्थ्य जांच थी वो तो डोर टू डोर हो गई। कल मैंने आपको बताया था कि पैकेजिंग करके भेज दिया था मटेरियल। फिर उनकी शिक्षा का क्या, तो उसके लिए सरकार ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ा लो। इस हेतु 24 जनवरी 2021 को, इस हेतु 24 जनवरी 2021 को, 24 जनवरी 2021 को पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के लिए, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया गया। यूट्यूब चैनल भी शुरू किया गया। अगला देखो, आपसे जो सवाल पूछ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेशनल स्क्रैच स्कीम, नेशनल स्क्रैच स्कीम, ये नाम पढ़ा गया कहीं। नेशनल स्क्रैच स्कीम का संबंध किससे है?
ठीक है। तो नेशनल स्क्रैच स्कीम जो है, ये बात आपके दिमाग में आते ही जैसे हिंट में आप क्या लिखोगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं रटी जाती हैं। ये देखो 6 मंथ टू 6 ईयर डे केयर सेंटर, बस अगर ये इतना सा आप मीनिंग ध्यान में रख लोगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। ये हिंट है इसको याद करने का। 6 महीने से लेकर 6 साल तक के 6 मंथ टू 6 ईयर डे केयर सेंटर, मतलब जो महिलाएं काम पे जाती हैं, जैसे नरेगा में जाती हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के साथ यदि 6 महीने से लेकर 6 साल तक का बच्चा है, इसका मतलब कामकाजी महिलाओं के लिए है। किसी ऑर्गेनाइज सरकार की ओर से किसी भी योजना में महिलाओं को काम दिया जा रहा है और महिलाएं ऐसे काम पे जाती हैं, तो वहाँ उन बच्चों की देख रेख के लिए विशेष केंद्र होंगे और वहाँ पालने, खिलौने, ये सब सरकार सप्लाई कर रही है। समझ आ गई बात? तो ऐसी स्कीम को क्या नाम दिया गया है? नेशनल स्क्रैच स्कीम। अब देखो पहले तो क्या था, खाली ये चीज़ नरेगा से जुड़ी हुई थी, नरेगा की जो वर्किंग साइट होती थी वहाँ पर ये व्यवस्था होती थी। आज की डेट में जितने भी टाइप की वर्किंग साइट है महिलाओं के लिए, सरकार किसी भी प्लान के तहत महिलाओं को ग्रुप में काम दे रही है, तो महिलाएं काम करेंगी, तो उनके लिए जैसे दाई का काम करने वाली औरत को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा उस वर्किंग साइट के ऊपर हेल्थ के लिए एक ANM या GNM को अपॉइंट किया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो देखो नेशनल स्क्रैच स्कीम किसके लिए है? कामकाजी महिलाओं के लिए नहीं है, कामकाजी महिलाओं के उन बच्चों के लिए जो कार्यस्थल पर उनके साथ होते हैं, तथा उन बच्चों की आयु 6 माह से 6 वर्ष तक होती है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कामकाजी में सारी आ गई है वो, तो आप इसमें लिखो, एक तरह से डे केयर सेंटर हो गई है, इसमें लिखो समुदाय में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के, समुदाय में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए, महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा, केवल दिन में जब वो काम करेंगी, रात को नहीं है, ये डे केयर सुविधा प्रदान की जाती है। डे केयर सुविधा प्रदान की जाती है, डे केयर सुविधा प्रदान की जाती है। हो गई नहीं बात? अब यहाँ ये बिल्कुल सिंपल, जैसे टीचर्स की भर्ती में है, कांस्टेबल है, या अपने जो सबऑर्डिनेट भर्तियाँ होती हैं उनमें यही भाषा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप RS की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इसका थोड़ा सा कंटेंट इश्यू और ध्यान में रखेंगे। वो क्या है कि ये एक तो आयु ध्यान में रखनी है, और दूसरा ये राजस्थान सरकार का प्रोजेक्ट है या भारत सरकार का, तो ये एक राष्ट्रव्यापी प्लान है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय या नेशनल शब्द कहीं लग जाए इसका मतलब वो प्रोग्राम किसका है? भारत सरकार का है, ठीक है ना। अभी अपन बहुत सारी योजनाएं जैसे ऐसी हैं जो राज्य सरकार के कोटे में दर्शाई जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो किसके प्लान होते हैं? भारत सरकार के प्लान होते हैं। तो इसे कोष्टक में लिख लो, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऑब्लिक केंद्र सरकार, ऑब्लिक केंद्र सरकार। तो ये 3 कंटेंट, मतलब कौन सा कथन सही है, सत्य असत्य, RS की एग्जाम में देते हैं तो उसी चीज को थोड़ा, सवाल देखो सेम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको देखने का नजरिया जो है वो पेपर सेटर का थोड़ा अलग हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सवाल आता है PDS सिस्टम के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये शब्द आप समझेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सरकार की ओर से। सार्वजनिक देखो, लोक, सार्वजनिक, राजकीय, समझ गए? इन सब का मतलब क्या है? वो फैसिलिटी किसकी ओर से दी जाती है? सरकार की ओर से। अपने यहाँ बहुत सारे, अब देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये सिस्टम है, इट मीन्स इट इज नॉट स्कीम। ये कोई एक विशेष सेवा नहीं है। प्रणाली, सिस्टम भी अपने आप में क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारी योजनाओं की कम्युनिटी होती है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं उस समूह में, कॉम्प्लेक्स होता है वो। तो जैसे अपने यहाँ चीनी मिलती है, ठीक है, आजकल केरोसिन अपने यहाँ बंद हो गया लेकिन मिलता था। अब
1 रुपये किलो बाजरा, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये सब अपने को दिए जाते हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सामग्री के अधीन बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैकेजिंग सिस्टम में किफ़ायती रियायतों पर अपने को दी जाती हैं। सरकारी, सार्वजनिक या लोक या सरकारी का मतलब क्या है? अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपने को कुछ वितरित किया जाता है, इसका मतलब वो हमें सरकार दे रही है। तो पहली बात तो सरकार कोई भी फैसिलिटी अपने को देती है, उससे पहले सरकार को जानेंगे आप। सरकार क्या है? सरकार क्या है? तो यहाँ अपने को सरकार को उस रूप में नहीं देखना जिस रूप में अपन समाचारों में सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। आपको सरकार का केवल इतना सा मीनिंग लेना है कि इकोनॉमिक सिस्टम में सरकार घाटा खाने वाली एजेंसी का नाम है। सरकार, अर्थशास्त्र की दृष्टि से सरकार घाटा खाने वाली एजेंसी का नाम है। जैसे कहीं भी कोई आदमी, किसान 1 रुपये किलो बाजरा, 2 रुपये किलो गेहूँ बेचता है क्या? सरकार बाजार दरों पर सामान को खरीदती है और ज़रूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर देती है। तो ये घाटे का काम हुआ या नहीं हुआ? तो सरकार का कोई भी प्लान या कोई भी एक्टिविटी है वो ऐसी नहीं हो सकती जिससे सरकार पैसा कमा रही है। जनता को अगर कोई भी सेवा दे रही है, किसी भी स्कीम को उठा लेना आप, जैसे रेलगाड़ी चलती है, राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं, इन सब का एनुअल बजट देखोगे तो अंततः इन सब में क्या दिखाया जाता है? घाटा। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में ये प्लान जब आपको पढ़ने हैं तो आपको यही मानना है कि सरकार घाटा खाने वाली एजेंसी का नाम है। तो जो सेवाएं दे रही हैं उन सेवाओं को सरकार महंगी दरों पर खरीदेगी और सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाएगी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समझ में आ गई बात? जितनी भी चीज़ें सरकार की ओर से, चाहे वो गेहूं है, चाहे चावल है, चाहे आटा है, चाहे दाल है, चाहे तेल है, चाहे चीनी है, चाहे केरोसिन तेल है, कुछ भी है, इसके लिए एक सामान्य शब्द अपने गांव में एक दुकान के ऊपर लिखा होता है, उचित मूल्य की दुकान। समझ गए क्या? बस वहां से जो चीजें मिलती हैं, ये शब्द दिमाग में आपके आना चाहिए। उचित मूल्य की दुकान, वहां से जो फैसिलिटी मिलती हैं वो सारी पीडीएस में आती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आती हैं। तो प्रणाली में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। तो पहला देखो, आपसे बहुत ही सिंपली सवाल पूछ लिया जाए कि पीडीएस सिस्टम का या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में एक तो कीमतों में स्थिरता रखना। जैसे कुछ विशेष कैटेगरी हैं जिनको सरकार 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी दे रही है, तो उनके लिए वो फिक्स रेट है, या दाल चावल गेहूँ जो भी है उसको फिक्स दिखा रखा है। तो एक तो कीमतों में स्थिरता लाना। दूसरी बात है आवश्यक राशनिंग। अपने बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ राशन की सामग्री टाइम पर नहीं पहुँचती है, सो सरकार इन सेंटर्स के माध्यम से राशन की जो व्यवस्था है उसको बहाल रखती है। और तीसरा, संस्थागत रूप से जो बुनियादी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई भी विलासिता की वस्तु नहीं हो सकती। इन सेंटरों पर कभी टीवी, रेडियो या मोबाइल नहीं बेचा जाता है। विलासिता का मतलब है जो मनोरंजन के साधन है वो नहीं बेचे जाते। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति इन केंद्रों के माध्यम से क्या होती है? की जाती है। ठीक है, तो पहले उद्देश्य, आप उद्देश्य लिख के और डैश करके कीमतों में स्थिरता। पहला सवाल यही है, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या उद्देश्य है? कीमतों में स्थिरता रखना, पहला उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा, बुनियादी वस्तुओं की आपूर्ति करना, बुनियादी वस्तुओं की आपूर्ति करना, बुनियादी वस्तुओं की आपूर्ति करना। और तीसरा है आवश्यक राशन सामग्री पहुंचाना, आवश्यक राशन सामग्री पहुंचाना। ये कंटेंट मेरे को आपको लिखाने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल यदि आप अपने से पूछा जाए तो इन तीनों में से अपना दिमाग सीधा किस पर जाएगा? सबसे पहले राशन वाले पे जाएगा। किस पे जाएगा? राशन वाले पे। जबकि इसके ऑब्जेक्ट तीनों हैं, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट देके ABC देके ऑल कर दिया, तो ये तीनों ही मोटे उद्देश्य किसके हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। क्लियर हो गया ये? दूसरा सवाल, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसको कुछ शब्द देखेंगे आप। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने लिए वैधानिक है, संवैधानिक है। एक ये कीवर्ड है जो आपसे मिस्टेक करवा सकता है। ठीक है? या सांविधिक है, संवैधानिक है, ऐसे शब्द दे देंगे। तो देखो,
ये जो अपन संवैधानिक शब्द लिखते हैं, आप सारी भर्तियों में आजकल हिंदी विषय है, किताबों में अपने सामने ये लिखा होता है, क्या ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आप दोनों बताओ देखें, संवैधानिक शब्द मैंने सही लिखा है क्या? है? गलत है। हिंदी की वर्तनी की दृष्टि से 100% गलत है। शुद्ध शब्द ये है संविधानिक। ये शब्द परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है और अपन सोचते हैं कि ये तो अपना कंठस्थ है और सही जा ही रहा है। गलत है ये, 100% गलत है ये। बहुत सारे शब्द ऐसे बताऊंगा जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, इनका मीनिंग एक ही है, लेकिन ये लैंग्वेज की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ये इसका शुद्ध रूप क्या है? संवैधानिक। वैधानिक और सांविधिक, देखो ये दोनों भी एक नहीं है। संवैधानिक का मतलब है जो बात केवल संविधान में लिखी हुई है, और संविधान एक कानून है। संविधान के अलावा भी अपनी पार्लियामेंट ने और विधानसभाओं ने बहुत सारे कानून पारित कर रखे हैं। तो इस सांविधिक का मतलब है सभी कानून, जिसमें संविधान भी शामिल है। और वैधानिक का मतलब क्या है? वैधानिक का मतलब है संविधान को छोड़कर बाकी सारे कानून। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपन बात कर रहे हैं, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। वैधानिक प्रक्रिया का मतलब जानते हो क्या आप क्या है? वैधानिक प्रक्रिया का मतलब है इसके ऊपर कानून बना हुआ है। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, आज किसको क्या दिया जाएगा, ये सारी बातें किस कानून में लिखी हुई हैं? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये एक वैधानिक मैकेनिज्म है। वैधानिक मैकेनिज्म क्यों है? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इसका संचालन जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसकी सारी गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो अगला सवाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक वैधानिक प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक वैधानिक प्रक्रिया है। इन शब्दों को समझ गए ना आप? सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक वैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है ना? ये नहीं हो सकती, संवैधानिक नहीं होकर कैसी है? वैधानिक। इसका मतलब है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, किसी विधान का मतलब किसी अन्य कानून में है। वैधानिक प्रक्रिया है जिसके लिए, ये लिख लो, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया है। जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2013 में पारित किया गया। अब देखो, इस कानून में जरूरतमंद लोगों के लिए एक समावेशी सूची बनाई गई है। समावेशी सूची का मतलब क्या है? ये मैं आपको एक शब्द पहले लिखा चुका हूं कि बुनियादी सुविधाएं। बुनियादी सुविधाओं का मतलब होता है जीने के लिए जो जरूरी है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है? तो ये अपनी बुनियादी फैसिलिटी है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाली बुनियादी सुविधाओं के लिए है, और बुनियादी सुविधाओं के लिए इस कानून में एक समावेशी सूची बनाई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो सूची बनाई गई है उसको क्या नाम दिया गया है? समावेशी सूची। समावेशी का मतलब क्या है? समावेशी का मतलब है कि बुनियादी आवश्यकताओं से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। समझ आए क्या? पीडीएस का उद्देश्य भी यही है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य भी यही है। कितनी चीजों की सूची बनाई गई है? 32। ये सवाल पूछ सकते हैं, 32 ऑब्जेक्ट, 32 वस्तुएं ऐसी हैं जो पीडीएस सिस्टम से लोगों तक सप्लाई की जाती हैं, ठीक है? तो इसमें अगला सवाल, सार्वजनिक वितरण आप लिखोगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए इस अधिनियम में, 2013 वाले की बात है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए इस अधिनियम में एक समावेशी सूची तैयार की गई है। एक समावेशी सूची तैयार की गई है। समावेशी सूची तैयार की गई है। समावेशी सूची तैयार की गई है जिसमें कुल 32 श्रेणियां हैं। जिसमें कुल 32 श्रेणियां हैं। ठीक है? अब देखो, यहां
इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बार बार ये बीपीएल शब्द आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। तो देखो बीपीएल क्या, कौन है बीपीएल, हु इज बीपीएल? इसका जवाब एक नहीं हो सकता। जब आप प्लान पढ़ते हो तो ये देखना है कि वो प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। केंद्र सरकार बीपीएल के लिए अलग नॉर्म्स रखती है और राज्य सरकार बीपीएल के लिए अलग नॉर्म्स रखती है। तो जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, बीपीएल एंड स्टेट बीपीएल, इन दोनों में क्या फर्क है? इसका मतलब ऐसे लोग जिनको केंद्र सरकार के नियमानुसार भी बीपीएल माना जाता है और राज्य सरकार के नियमानुसार भी बीपीएल माना जाता है। समझा की बात? तो ये बीपीएल कौन है, इसके लिए केंद्र सरकार के नियम कायदे अलग हैं और राज्य सरकार के नियम कायदे अलग हैं। अब मोटे तौर पर आपको इनका ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप जिस योजना को पढ़ रहे हो, अगर उसको डिजाइन राज्य सरकार ने किया है तो बीपीएल राज्य सरकार वाला ही होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया तो बीपीएल। तो किसी योजना में अगर राष्ट्रीय या नेशनल शब्द जुड़ गया, इसका मतलब वहां बीपीएल के नियम कौन से लगेंगे? भारत सरकार वाले। और यदि दोनों का संयुक्त उपक्रम है तो दोनों बीपीएल को रखना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो इस योजना में, तो इसमें लिखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली सुविधाएं। ठीक है, क्या क्या दी जाती हैं? तो नंबर 1, यहां से 1 2 3 करना शुरू कर दो। देखो उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। नंबर 1 में लिखो बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के प्रति व्यक्ति को, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के प्रति व्यक्ति को, स्टेट बीपीएल के प्रति व्यक्ति को 5 केजी गेहूं प्रति माह, 5 केजी गेहूं प्रति माह 2 रुपये प्रति केजी की दर से, 2 रुपये प्रति केजी की दर से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहला कंपोनेंट सभी बीपीएल परिवारों को, अब देखो बीपीएल परिवारों के लिए जो गेहूं दिए जाते हैं उनका स्टेटस राशन कार्ड के हिसाब से नहीं, राशन कार्ड के मेंबर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और रेट्स क्या लगेंगी? 2 रुपये प्रति केजी। ये कंटेंट किसके लिए है? खाली बीपीएल परिवारों के लिए, चाहे वो स्टेट सूची का हो चाहे नेशनल सूची का हो। दूसरा सवाल आप इसमें लिखोगे, देखो एक एएएल परिवार होते हैं, अबव एवरेज इनकम वाले, है ना? तो इसमें लिखो बीपीएल के अलावा, दूसरा बिंदु, बीपीएल के अलावा प्रति राशन कार्ड 35 केजी गेहूं, 35 केजी गेहूं 2 रुपए की दर से, 35 केजी गेहूं 2 रुपए की दर से प्रति माह, 1 महीने में। अब देखो इसका निर्धारण राशन कार्ड के हिसाब से होगा, राशन कार्ड के हिसाब से होगा। अब यहां अपन ने देखो ये, इसको अंत्योदय लिख लो आप, अन्य की जगह लिखा है ना, अंत्योदय योजना एक योजना होती है, बाकी उसके बारे में डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीपीएल के अलावा लिखा है ना, उसकी जगह अंत्योदय लिख लो आप, अंत्योदय योजना। जिन लोगों का नाम अंत्योदय योजना में है उनके लिए है ये। 2 बातें हो गई। तो इनमें देखो या तो बीपीएल लोग हैं या अंत्योदय योजना के पात्र हैं, वो उनको तो 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं मिलेंगे। बीपीएल लोगों को की काउंटिंग तो होगी प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 केजी, और उन लोगों को, अंत्योदय योजना वालों को राशन कार्ड के हिसाब से, चाहे राशन कार्ड में 2 हैं चाहे 20 हैं मेंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अंत्योदय योजना है उसमें राशन कार्ड के हिसाब से डिसाइड करते हैं और बीपीएल कार्ड के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से डिसाइड करते हैं।
ठीक है। तीसरी बात देखो, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं, यहां इसको देखो कल्चर के हिसाब से भी देखेंगे। जैसे उदयपुर में कुछ जनजातियां हैं, कौन कौन सी आप बता सकते हो क्या? सहरिया हैं? अब यहां गलत होगा। सहरिया के साथ जनरली किताबों में क्या लिखा होता है? ग्रासिया लिखा होता है। ये आगे बताऊंगा, बड़ा मजेदार कल्चर होता है इनका। आदिवासियों को पढ़ा क्या कभी? हैं? कल्चर जो है वो आदिवासियों का ही है। जैसे भील, गोंड, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, इनको आप पढ़ोगे तो कल्चर पढ़ने का मजा इनका ही है। तो यहां देखो, ग्रासिया शब्द नहीं ध्यान में रखना है। सहरिया और खैरवा, ये दो जनजातियां तो हैं 12 की इस योजना में। जैसे दे देते हैं, सहरिया के साथ ग्रासिया दे दिया, सहरिया के साथ खैरवा दे दिया, सहरिया के साथ कथोड़ी दे दी, ऐसे दे देते हैं। मतलब एक तरफ तो सहरिया दे दिया और दूसरी तरफ दूसरी जाति और दे दी। तो इस योजना में 12 जिले की जो दो जनजातियां वो कौन सी हैं? सहरिया और खैरवा। और एक कथोड़ी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। कथोड़ी जनजाति में कौन लोग होते हैं पता है क्या? पान का जो कत्था होता है ना, पान में जो कत्था डालते हैं, इसको तैयार करते हैं उसका ट्रीटमेंट करके। ये जनरली जो कथोड़ी जनजाति है वो विदेशों से आई थी, तो मुगलों के साथ भारत में आई थी। ये मुस्लिम कल्चर में खर्चाए पिकदान, खर्चाए थूकदान होता है ना, मेहर की राशि वगैरह, मतलब मुस्लिम महिलाएं दिन भर मुंह में कुछ न कुछ चबाते रहती हैं। ये उनके कल्चर का हिस्सा है। और वो जो मोमडन यहाँ आए थे बाहर से राज करने के लिए, तो अपनी औरतों के लिए कत्था तैयार करने के लिए इस जनजाति के लोगों को साथ लेकर आए थे। फिर ये कालांतर में यहीं रह गए। तो ये आयातित जनजाति है अपने लिए। तो उदयपुर की कथोड़ी, उदयपुर की कथोड़ी और 12 की सहरिया और खैरवा, ये 3 जनजातियां ऐसी हैं जिनमें बीपीएल का कोई कंसेप्ट नहीं है, जिनका अंत्योदय योजना में नाम दर्ज होना जरूरी नहीं है। फिर भी इनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रति माह प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं निःशुल्क दिए जाएंगे। ऊपर वाले के सबके 2-2 रुपए लग रहे हैं, इनको क्या दिए जाएंगे? निःशुल्क। तो देखो, सवाल ये कई बार अगला उड़ जाना चाहें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किन्हें प्रति माह 35 केजी प्रति राशन कार्ड निःशुल्क गेहूं दिए जाते हैं? तो यही सब्जेक्ट है, बाकी सबके पैसे लग रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमाते हैं। अब आरएस में क्या है, ऐसी चीजें घुमाते हैं, 2-3 चीजों को मिक्सअप करके। सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन ये चीजें मिला देते हैं। तो ध्यान रखना है, बाकी सबके लिए 2 रुपए प्रति केजी की रेट से पैसे लगेंगे और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति राशन कार्ड प्रति माह 35 केजी गेहूं दिए जाते हैं। तो आप इसमें लिखोगे 12 के सहरिया व खैरवा, 12 के सहरिया व खैरवा, 12 के सहरिया व खैरवा तथा उदयपुर के कथोड़ी जनजाति तथा उदयपुर के कथोड़ी जनजाति के प्रत्येक परिवार को, कथोड़ी जनजाति के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 केजी गेहूं, प्रति माह 35 केजी गेहूं, 35 केजी गेहूं, 35 केजी गेहूं प्रति माह क्या दिए जाएंगे? निःशुल्क। निःशुल्क को गोले में कर लेना, निःशुल्क को कर लो और ऊपर वाले 2 रुपए प्रति केजी को, तो अंतर समझ में आ जाएगा ना। जिस बात पे विशेष ध्यान देना है वो ये है कि इनको निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में। अब देखो, एक चीज में भी आपको गलत लिखा रहा हूं। वो गलत क्या लिखा रहा हूं? ये केजी क्या है, किसकी इकाई है? ये पैटर्न में सारी किताबों में गलत लिखा होता है और मैं भी आपको गलत लिखा रहा हूं। लेकिन जब आप साइंस में सवाल की बात करते हो, मात्रक की बात करते हो, तो ये सब जगह गलत लिखा हुआ होता है। केजी किसकी इकाई है? बाहर की। अब देखो मैं आपको बताऊं, बाहर जो है W = m/g। हाँ, केजी द्रव्यमान की है, जबकि अपन किसके लिए लिख रहे हैं? बाहर के लिए। सब जगह गलत लिखा हुआ होता है। केजी
द्रव्यमान की इकाई है। क्यों है द्रव्यमान की इकाई? द्रव्यमान की इकाई इसलिए है कि द्रव्यमान हमेशा प्रत्येक वस्तु का क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है, बाहर नियत नहीं होता है। जैसे अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ, 74 किलो का हूँ, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पे ले जाके मेरे को तोलोगे तो मैं 25 किलो का हो जाऊँगा, या 85 किलो का हो जाऊँगा। क्या होगा बताओ? 85 का। क्यों हो जाऊँगा? वहाँ जी का मान बढ़ जाएगा, वहाँ जी का मान बढ़ जाएगा। ये फिक्स है। जैसे मान लो कि मेरा द्रव्यमान 25 है, 25 kg, द्रव्यमान की इकाई क्या है? kg है, और इसको मल्टीप्लाई अपन किससे करेंगे? जी से। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अपना भार भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। लिफ्ट में अपन बैठे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, घटेगा। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बाहर एक्चुअल से ज़्यादा महसूस होगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कम होगा। दौड़ती हुई लिफ्ट अचानक टूट गई, इसका मतलब वो ग्रेविटी से मुक्त हो गई। तो लिफ्ट टूटने के बाद ग्रेविटी का मान 0 हो गया, तो हम भारीहीनता की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में अपन जैसे हवा में कागज उड़ता है वो पोजीशन भी आ सकती है। अगर अपन ने जंप लगा लिया और लिफ्ट टूटी हुई है तो अपन हवा में ही तैरते रहेंगे। हैं? हाँ, अब वो चिड़िया वाली आएगी, कौन सी आएगी इसका कह नहीं सकते हैं ना। तो ये मैं गलत लिखा रहा हूँ ये कि जी एक्चुअल में किसकी इकाई है? ये चीज इसलिए बता रहा हूँ भाई, मैं भी लिख रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपन बचपन से गलत लिख रहा है, हैबिट हो गई वो। जैसे आरपीएससी का एक फेवरेट सवाल है, ये लिखा होता है, क्या ये सही है या ये सही है? ये टै के नीचे रह लगाया मैंने, कौन सा सही है बताओ? देखें दोनों विदुषियां, इन दोनों में से कौन सा सही है? इसमें ऊपर रह लगाया और यहां इसमें नीचे रह लगाया है। सही कौन सा है? बोथ आर राइट, दोनों ही सही है। अगर एक ही राष्ट्र के भीतर की बात करते हैं तो ये सही है, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच की बात करते हैं तो ये सही है। हिंदी का फेवरेट सवाल है आरपीएससी का, सारी भर्तियों में आरएस सहित सब में है। अब मेरी पूरी बात तो सुन। अब देखो क्या होता है इसमें, हम जो अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं वो एक ही राष्ट्र के लिए नहीं लिखते, दो या अधिक राष्ट्रों के बीच की एक्टिविटी के लिए लिखते हैं। तो हम जिस सेंस में इसको लिखते हैं उस सेंस में हमेशा लिखते तो ऐसे आए, लेकिन वास्तव में सही कौन सा है? ये है। हो गया ना एक हिंदी का सवाल और तैयार। दोनों सही है वर्तनी की दृष्टि से। ये एक ही राष्ट्र के भीतर की इवेंट के लिए, ये दो या दो से अधिक राष्ट्रों के भीतर की इवेंट के लिए। क्योंकि इसको अपन अंग्रेजी में क्या, ये दोनों ही शब्द किससे आए? मूलतः अंग्रेजी से आए। ये इंट्रा से निकला है, विद इन वन बॉडी, और ये किससे निकला है? इंटर से है, बिटवीन टू और मोर देन टू बॉडीज। समझ गए? तो ये ऐसे सवाल होते हैं जो चलते फिरते अपन तैयार कर सकते हैं, और बार बार गलती करवाने वाले होते हैं, तो इनका ध्यान रखा करो आप। किताब में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अपन गलत भी फेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं, लिखो आप इसमें, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, ये क्यों शुरू किया है देखो मैं आपको बताऊं। जैसे अपने यहाँ अभी जैसे बीपीएल है, चाइनीज जिसको अपन जो बोलते हैं, तो इनकी जो कैंपेनिंग है वो सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी ये सब मिलकर करते हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हकदार लोगों के बहुत कम नाम है, और जिन लोगों को एक्चुअल में फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है। इस स्कीम से सरकार क्या करना चाहती है, एक इंटीग्रेटेड जो सूचनाएं हैं, जो व्यक्ति किसी भी लाभ वाली योजना का फ़ायदा उठा रहा है उसके लिए एक स्पेशल राशन कार्ड बना रही है। तो उस राशन कार्ड की संख्या से उसकी इनकम, आधार कार्ड से जुड़े हुए सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल सबको ट्रेस कर लेगी। समझ में आ गई बात? अगर किसी आदमी ने गलती से अनाज उठा भी लिया, जैसे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं, कम से कम
3.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी भारत में ऐसे ट्रेस हुए हैं जो पिछले 10 साल से ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन उठा रहे हैं। पता है क्या किया है? सबसे एट प्रेजेंट, जैसे आज 18 रुपए किलो गेहूं बिकता है और उन्होंने 2 रुपए किलो उठाया है, तो 18 रुपए प्रति केजी की दर से, और जिस दिन उठाया उस दिन से लेकर आज तक 11% की ब्याज की दर से रिकवरी की है 3.5 करोड़ लोगों से। समझ गए ना आप? तो ये क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इससे सरकार उन लोगों को ट्रेस करेगी जो गलत सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। देखो, इस बार एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आएगी, आपको बताऊं मैं, भारत भ्रष्टाचार के मामले में ऊपर के 15-20 राष्ट्रों में आता है, टॉपर्स में आता है। इस बार 50 रैंक नीचे गिरेगी अचानक, क्योंकि ये स्कीम जो ऑनलाइन स्कीम है ट्रेस करने की, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। मतलब कोई आदमी 1 रुपये, जैसे हम लोग 1 रुपये का टैक्स भी चोरी नहीं कर सकते। समझ गए आप? जैसे कॉपी चेक करते हैं तो पैसा कहाँ आएगा? सीधा अकाउंट में। तो पहले स्लैब देखेंगे कि किस स्लैब का आदमी है। अगर 20% टैक्स बढ़ने वाला है तो 20% टैक्स काट के इसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाओ। तो ये ट्रेसिंग सिस्टम है, वो सारी जगह आ रहा है। तो इसमें आपको उद्देश्य लिखना है बस फिलहाल इसका, और कुछ नहीं आपके लिए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो इसमें लिखो, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार, मानदंडों के अनुसार, मानदंडों के अनुसार चयनित लाभार्थियों की सीडिंग करना। चयनित लाभार्थियों की सीडिंग करना। चयनित लाभार्थियों की सीडिंग करना। देखो, सीडिंग का मतलब जानते हो क्या है या नहीं जानते? सीडिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना जो टोटीपोटेंट हो। टोटीपोटेंट का, टोटी का मतलब होता है टोटल, और पोटेंट का मतलब पूरी शक्ति रखता हो। टोटीपोटेंट पूर्णक्षम, जिससे कोई भी डाटा छुपा हुआ नहीं हो। जैसे बीज होता है, बीज अपन मिट्टी में डालते हैं, छोटा सा होता है और पूरा बरगद बना देता है। तो उस बीज के अंदर टोटीपोटेंसी है कि नहीं? पूरा बरगद बनाने की कैपेसिटी है। तो इस वन नेशन वन स्कीम के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सीडिंग करने का मतलब है कि इस राशन कार्ड से ही सारी चीज़ों को क्या कर लिया जाएगा? ट्रेस कर लिया जाएगा कि ये आदमी कहाँ कहाँ कैसी कैसी एक्टिविटी से जुड़ रहा है, और उन एक्टिविटीज़ को देखते हुए क्या वास्तव में ये इस योजना का हकदार है या नहीं है। फैसला वो पोर्टल ही कर लेगा, कंप्यूटर ही कर लेगा, आदमी को इसका असेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो सीडिंग का मतलब समझ गए? सारी जानकारी जुटाना ये उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट आप इसमें लिखोगे अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली। अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली। अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली, GARDS शॉर्ट में। देखो, अनाज ग्रेन अकाउंटिंग रिसिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है ये? अब इसको भी देखो, अनाज लेखा रसीद प्रणाली का मतलब क्या है? सवाल की सबसे मोस्ट कॉमन जो बात है, अपने यहाँ राजस्थान में, जैसे साउथ इंडिया में अपन जाएंगे तो वहाँ धान या चावल सप्लाई होता है PDS सिस्टम में। अपने यहाँ PDS सिस्टम में बेसिकली गेहूँ सप्लाई होता है। तो अपने यहाँ इस सिस्टम को क्या नारा दिया गया है? गेहूं के हर दाने पर नजर। गेहूं के हर दाने पर नजर। सरकार जो गेहूं खरीदती है वो सबसे पहले कहाँ रखती है? FCI के गोडाउन में रखती है। FCI का मतलब क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के गोडाउन होते हैं। गोडाउन होते हैं, जैसे अपने यहाँ सीकर का है तो शिव मंदिर सिनेमा के पीछे है। FCI के गोडाउन जो है वो हर हेडक्वार्टर पे होते हैं। सबसे पहले सरकार गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को जो भी खाद्य सामग्री सप्लाई करेगी उसको स्टोर कहाँ करेगी? FCI के गोडाउन में करेगी। वहाँ से पहले क्या होता था? जैसे मैनुअल बिल बनते थे। अब बिल आज बना लिया, ट्रक में डाल लिया, अब यहाँ पुड़िया के पास बेच दिया, थोड़ा ले जाके बाईपास पे बेच दिया,
थोड़ा दयालपुरा में बेचते या थोड़ा पिपराली में बेचते, ऐसे बेचते बेचते 10-15 दिन तक मतलब पहुंचता ही नहीं था। भाई गांव वालों को तो पता तब चलता था कि सामान आया है, और सामान 10 दिन में पूछते पूछते रास्ते में ही क्या हो जाता था, कालाबाजारी का शिकार हो जाता था। अब क्या कर दिया सरकार ने, ये जो अनाज लेखा रसीद प्रणाली GARDS जो शुरू किया है, उसमें क्या है, FCI के गोडाउन से लेकर माल कहाँ जाना है, उचित मूल्य की दुकान पर। गांव में कहाँ जाना है, गांव हो चाहे शहर हो, जिसके ऊपर उचित मूल्य की दुकान लिखा होता है उस पर जाना है। इसका मैक्सिमम ट्रेसिंग टाइम 48 आवर है। समझ गए आप, जहां कहीं से भी माल उठाया जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए 48 घंटे के भीतर इस सिस्टम में फीडबैक देना जरूरी है, और इसके लिए सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जनरेट कर दिया गया है। अभी मैं कह रहा था कि करप्शन, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा कि करप्शन में पिछले 5-7 सालों में कितना सुधार हुआ है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, तो आप इसमें उद्देश्य क्या है इसका, या पहले तो इसका नारा लिख लो इस प्रणाली का, गेहूं के हर दाने पर नजर। इस प्रणाली को ये नाम दिया गया, गेहूं के हर दाने पर नजर। ये गार्ड्स का नारा है, GARDS का, है ना। उद्देश्य क्या है इसका, खाद्यान्न की वास्तविक समय पर पहुंच को सुनिश्चित करना। खाद्यान्न की वास्तविक समय पर पहुंच को सुनिश्चित करना। खाद्यान्न की वास्तविक समय पर पहुंच को सुनिश्चित करना। कहां से कहां तक, कोष्टक में लिखो, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उचित मूल्य की दुकान तक। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उचित मूल्य की दुकान तक कितने टाइम में, 48 घंटे में। 48 घंटे में। यह किसका उद्देश्य है, अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली का। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, तो जैसे आज अपन कोई भी स्पीड पोस्ट वगैरह करवाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी पार्सल वगैरह भेजते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक बारकोड दिया जाता है। उस बारकोड को अपन इंटरनेट पे स्कैन करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मेल के दौरान देख सकते हैं कि अभी वो दिल्ली है, जयपुर है, सबको अपन ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा इसको ट्रैक करने के लिए क्या सिस्टम किया गया है, तो इसमें जो टैगिंग होगी बैग के ऊपर, वो जियो टैगिंग होगी। समझ में आ गई बात। जियो टैगिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आज सीकर के FCI गोदाम से माल दिया है, ठीक है, अब वो नीम का थाना भेजना है या नीम का थाना से आगे भेजना है कहीं भी, तो जैसे ही कोई ये कहता है कि साहब अभी तक माल नहीं आया, तो जिसको हैंडओवर किया उससे कहेंगे कि भैया जियो टैग करके पिक भेज। तो जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेगा तो अक्षांश, देशांतर, टाइमिंग, जगह सब ऑटोमेटिक उस हेड सर्वर में शो कर देगा कि अभी माल कहाँ पड़ा है। तो इसके नीचे लिखो, इसके लिए जियो टैगिंग, इसके लिए जियो टैगिंग एंड हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। 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 समझ आ गई बात। दूसरा सवाल देखो, अभी आपके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पिछले लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा है। आपको पता है, स्ट्राइक, आंदोलन सब हुआ है। अब आपको अपने राजस्थान के कोटे में क्या सवाल पूछ सकते हैं, इतने आंदोलन के बाद में, इस रिवॉल्यूशन के बाद में, न्यूनतम समर्थन मूल्य की 1.5 दशक के बाद में, लगभग 16 सालों के बाद में राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस जिन्स को खरीदने के लिए सरकार ने दुकानें लगाई हैं, तो धान। धान का मतलब क्या होता है, चावल। धान का मतलब क्या होता है, चावल। और चावल खरीदने के लिए सिर्फ अभी तक राजस्थान में चावल खरीदने के लिए 11 सेंटर डेवलप किए गए, बाकी किसी फसल के लिए ऐसा नहीं हुआ है। वो 11 सेंटर किन जिलों में, खाली हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो सवाल क्या है
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए राजस्थान के जिन जिलों में क्रय विक्रय केंद्रों की स्थापना की गई है, उत्तर क्या बनेगा? हनुमानगढ़ और गंगानगर। बाकी सारी महाभारत अखबारों में कुछ भी देखने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप इसमें लिखो, राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद हेतु क्रय केंद्रों की स्थापना, धान की खरीद हेतु, धान का मतलब चावल होता है, धान की खरीद हेतु क्रय केंद्रों की स्थापना आगे डैश करके लिख लो, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। किस जिले में की गई है? ए में 1 दे दिया, बी में 2 दिया, ए व बी दोनों में दे दिया है, या किस में नहीं की गई है? इनमें से कोई नहीं। कैसे बना सकते हैं? 2 जिले हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पिछले 15 साल से राजस्थान सरकार की ये सारी गतिविधियां क्या पड़ी थी? बंद पड़ी थी। क्लियर होगी बात? अब यहाँ एक सवाल, जैसे चावल की बात आती है तो आपसे जब भी ये पूछा जाता है कि ये फसल खरीफ की है या रबी की है, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चावल है। चावल कौन सी क्रॉप है? हैं? सोच के बताओगे आप। ये जहां सेंटर लगाए यहां चावल बोया जाता है गेहूं के साथ सर्दियों में। पहले मेरी बात सुन लो, कब बोया जाता है? सर्दियों में। कौन सी फसल हो गई? रबी की। बांसवाड़ा में चावल बोया जाता है बाजरे के साथ। किसकी हो गई? खरीफ की हो गई। अब बताओ कौन सी मानोगे? राजस्थान में अधिकांश चावल कौन सी सीजन में उगाया जाता है? सर्दियों में। देखो, चावल मूलतः खरीफ की फसल है। मूलतः कैसी है? खरीफ की फसल। राजस्थान में चावल का अधिकतम उत्पादन होता है रबी की फसल के रूप में। वाई, ये पूरा हाइब्रिड संकर सीडिंग से पैदा कर रहे हैं अपन। आर्टिफिशियल चावल है जिसको अपन हनुमानगढ़ गंगानगर वाली कणक बोलते हैं ना, ये सब। और ये क्या है? हाइब्रिड सीड तैयार करके हम इसको बो रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात? दूसरी बात देखो, चावल के ऊपर अनुसंधान की संभावनाएं या चावल अनुसंधान केंद्र राज्य में कहां स्थापित किया गया है? तो देखो, अनुसंधान केंद्र हमेशा वहीं स्थापित किया जाएगा जहां की परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से वो फसल पैदा होती है। तो चावल का अनुसंधान केंद्र कहां होना चाहिए? चट्टू लगाऊंगा, बांसवाड़ा। प्राकृतिक परिस्थितियों में खरीफ की फसल है ये, और खरीफ फसल के रूप में उत्पादन कहां होता है? बांसवाड़ा में। और चावल के ऊपर अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया है? बांसवाड़ा में ही किया गया। कभी अपना दिमाग गंगानगर हनुमानगढ़ पर चला जाए, यहाँ अपन ये कपास है, ये भी हाइब्रिड पैदा करते हैं, अमेरिकन और मैक्सिकन क्वालिटी की पैदा करते हैं। यहाँ संकर है, चावल भी क्या है? संकर है। ठीक है। अब देखो, यहाँ चावल फिर पैदा क्यों हो जाता है? चावल पैदा क्यों हो जाता है? इसके लिए आपको इतिहास में जानना पड़ेगा। धान के जुते हुए खेत राजस्थान की किस सभ्यता में पाए गए हैं? कालीबंगा। कहाँ है? समझ गए? पहले प्राचीन सभ्यताओं में यह प्राकृतिक आवास था किसका? चावल का। नेचुरल हैबिटेट था। प्राकृतिक अवस्था में पुरानी सभ्यताओं में यहाँ चावल उगाया जाता था बारिश से। तो जमीन की जो स्ट्रक्चर है नीचे का लैंड स्ट्रक्चर, वो आज भी चावल के अनुकूल है। समझेगा? तो सवाल के हिसाब से आपको चीज को पढ़ना है, न कि सीधा जैसे गाइड में लिख रखी है रामायण वैसे नहीं पढ़नी है। अब चावल के ऊपर कुछ गलत कर सकते हो क्या? है? चावल के ऊपर एक चीज और ध्यान में रखनी है, चावल जो है वो विटामिन लेस फीडिंग मटेरियल है। चावल में विटामिन नहीं होता। तो पहले साइंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कौन सा कंटेंट चावल में नहीं होता। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अभी मैंने क्या बोला? विटामिन। प्राकृतिक दृष्टि से
चावल विटामिन लेस है, ठीक है, बट हमने ट्रांसजेनिक पद्धति से चावल की एक ऐसी प्रजाति पैदा की है जो आज हमारे लिए विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। पता है क्या? उसको नाम दिया गोल्डन राइस, या जिस कट्टे के ऊपर लिखा होता है डबल चाबी, सुनहरा रंग होता है ना, लंबा लंबा पीला पीला रंग किए हुए, वो गोल्डन राइस है, जिसको अपने यहाँ जैसे डबल चाबी के भी नाम से भी अपन जानते हैं। उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है। तो देखो सवाल क्या बन गया, चावल सामान्यतया विटामिन रहित फीडिंग मटेरियल है, बट चावल की जो ट्रांसजेनिक प्रजाति, जीन को ट्रांसप्लांट करके हमने तैयार किया है, कौन सी किस्म को? गोल्डन राइस को, वो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। कंट्रोवर्शियल चीज है। तो देखो वहां मैंने आपको तो प्राकृतिक, रबी और खरीफ की कंट्रोवर्सी बताई है, विटामिन ए की कंट्रोवर्सी बताई है मैंने, ट्रांसजेनिक वर्सेस नेचुरल। तो सवाल तो यही पूछते हैं आपसे। ये हो गया। अब अगला लिखो पोस्ट मशीन। अगला सवाल क्या लिखोगे? पोस्ट मशीन। क्या लिखोगे? पोस्ट मशीन। क्या है ये पोस्ट मशीन? क्या है प्रिंस बता देंगे? देखो जितनी भी उचित मूल्य की दुकानें हैं उनके ऊपर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एक मशीन है। आप जैसे चावल गेहूं जो भी लोगे पीडीएस से, राशन कार्ड में जिन लोगों का नाम है उनमें से किसी एक व्यक्ति का अंगूठा लगेगा। समझ में आ गई बात? मतलब परिवार के पहले क्या करते थे, किसी का भी राशन कार्ड ले जाते थे, कोई भी ले आता था। अब क्या है? अब ऐसा नहीं है। अगर किसी दूसरे को दिला रहे हैं तो भी फैमिली मेंबर को वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जिस परिवार के मेंबर का आधार कार्ड जुड़ा हुआ है और उसका वेरिफिकेशन किससे होगा? अंगूठे से होगा। ठीक है, ये कहानी पढ़ने की नहीं है। पहली बात तो पोस्ट मशीनें कहाँ लगाई गई है? उचित मूल्य की दुकानों पर। इसका उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य हैं, कालाबाजारी को रोकना, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, और दूसरा है पीडीएस लाभार्थी तक वास्तव में फायदा पहुंचा या नहीं, या फायदे पीडीएफ लाभार्थी, पीडीएस सिस्टम का जो लाभार्थी है उस तक फायदे को सुनिश्चित करना कि एक्चुअल में उसी आदमी ने लिया, किसी दूसरे ने नहीं लिया है। तो आप इसमें लिखो इन मशीनों की स्थापना, इन मशीनों की स्थापना उचित मूल्य की दुकानों पर, उचित मूल्य की दुकानों पर, समझ आओगे? खाली छोड़ दो लाइन को आगे। दूसरा लिखो उद्देश्य है कालाबाजारी को रोकना, कालाबाजारी को रोकना तथा लाभार्थी तक, कालाबाजारी को रोकना तथा लाभार्थी तक खाद्यान्न की पहुंच को सुनिश्चित करना, लाभार्थी तक खाद्यान्न की पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है, पहुंच सुनिश्चित करने का मतलब अंगूठा लगाया वही लेगा, और ले लिया तो किसी राशन कार्ड के नाम से डीलर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता। दो इसके उद्देश्य हैं। फिर इसमें अगली जो बात है वो है उपभोक्ता मामलात विभाग, हेडिंग डाल लो। ये इसकी निगरानी करता है, उपभोक्ता मामलात विभाग। ठीक है, क्या है इसमें देखो, तो देखो उपभोक्ता की शिकायतें हैं उनका निस्तारण त्रिस्तरीय ढांचे में है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब यहां अभी जैसे वो मशीन वाली मैंने बात बताई है, इसकी मॉनिटरिंग की यदि बात आ जाए तो एक लेवल और बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा उपभोक्ता स्तर। जैसे पोस्ट मशीनों की मॉनिटरिंग होती है तो एक तो उचित मूल्य की दुकान पर,
उचित मूल्य की दुकान के बाद में पंचायत समिति स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं होती, सीधी जिला, जिले के बाद राज्य और राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु सर्वर लगे हुए हैं। तो पॉस मशीनों की मॉनिटरिंग तो होती है 4 स्तरीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय तो है, और एक स्तर कौन सा हो गया, वो दुकान जहां से अपन अंगूठा लगा के ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये जो विवाद हैं, मान लो कि किसी उपभोक्ता के हिस्से का जो खाद्यान्न है उसका कहीं गबन कर दिया, कालाबाजारी कर दिया, या उसे नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो कंप्लेन कहाँ करेगा। तो इसके लिए देखो अपने राजस्थान में जिला मंच गठित किए गए। क्या गठित किए? जिला मंच, जिनका पूरा नाम क्या है, जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच। तो पीडीएस सिस्टम में किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है उपभोक्ता के साथ, तो वो कहाँ जाएगा, जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच में जाएगा। तो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट एक तो ये है कि वो अपनी शिकायत कहाँ करें। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि राजस्थान में कितने जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच गठित किए गए हैं। तो देखो 33 जिले हो गए, तो 33 तो सीधे सीधे हो गए। अब जयपुर में 4 हैं तो 3 प्लस हो गए, कितने हुए 36। जोधपुर में 2 हैं, 1 प्लस हो गया 37। तो राजस्थान में जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंचों की संख्या कितनी है, 37। दूसरा सवाल ये है, तो आप इसमें लिखो। इससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि कुछ किताबों में चेंज कर दिया है, अगर आपके पास किताब पुरानी है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कौन बताएगा? ये आपके रीट में था, सिलेबस में भी है, 1986। मैं 80% किताबों में गलत है, 20% राइटर हैं जिन्होंने अपनी इस बात को सुधार लिया है। आने वाला सवाल है और शायद आया भी होगा किसी पेपर में, रीट के सिलेबस में था। ये 1986 वाला अधिनियम 2019 में ही रिप्लेस हो गया था। 1986 वाले को कब रिप्लेस कर दिया था? पुरानी नहीं, नए वाली में भी यही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप जिन लोगों की गाइड पढ़ रहे हो वो सारे ढंग से 10वीं पास भी नहीं है। जिन्हें आप लेखक मानते हो ना, वो 10वीं पास भी ढंग से नहीं है, समझ जाओ। इसी से पहली बात तो उन्हें यही पता नहीं है कि बात को उठाना कहाँ से है। जैसे मैं सबसे पहले आपको ये चेंजेबल चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये हर चैप्टर में परेशान करेंगी आपको। गवर्नमेंट बुक भाई साहब कम से कम 7-8 साल से रिपीट होती है, हर साल नहीं लिखी जाती। लेकिन गाइड तो हर तीसरे चौथे महीने लिखी जाती है। एक सीजन में 3 बार रेपर चेंज करते हैं, उनको तो चेंज करनी चाहिए ना। और गवर्नमेंट किताब वो स्कूली बच्चों के लिए है, तो उनका कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल गलत होने से कोई कैरियर खराब नहीं होता, लेकिन आप लोगों का हो सकता है एक सवाल से। तो गाइडों में भी ऐसा ही पढ़ा है। तो पहले ये सवाल लिखो आप इसमें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। और ये आपकी बात नहीं है, जैसे हमारे यहाँ वो चलता है, जीएसटी लॉ चलता है 2017 से। आज तक किसी बंदे ने जीएसटी लॉ पर किताब नहीं लिखी गई। 17 से लॉ कॉलेजेज में पेपर चल रहा है, ये पेपर शटर पेपर भी बनाते हैं। इस बार वो पेपर बनने के लिए मेरे पास आया, हाँ 2019। अब मैं गया, एक्चुअली क्या होता है कि पीछे का शेड्यूल देखने के लिए लाइब्रेरी में कॉलम होता है पेपर्स का। मैं गया तो 2017, 18, 19, 20 और 21 5 साल पेपर बन गया। इन 5 सालों में बंदे ने, किसी ने भी अपने पेपर में जीएसटी को टच ही नहीं किया। इसके साथ एक छोटा सा एक्ट था, आयकर अधिनियम 1961, बस उसी से पेपर बनते आ रहे थे। कारण यह कि अभी तक कोई किताब नहीं लिखी गई। तो अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, अपडेट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं उल्टे सिरे से पढ़ना आपको सिखा रहा हूं। पहले चैप्टर मत पढ़ो, सबसे पहले वो चीज पढ़ो जो चैप्टर में चेंज हो गई। अब ये जो आज मैं बता रहा हूं, ये 30 अप्रैल 2023 तक फिट है आपके लिए। 30 अप्रैल 2023 तक अंतिम डाटा है। 30 अप्रैल 2023 के बाद में ये फिर रिफाइंड होंगे, तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। इसीलिए अपन लंबी सेंटेंस बिल्डिंग नहीं कर रहे। अगर अप्रैल के बाद में कोई एग्जाम आती है तो वो आपके काम के नहीं है, सारे चेंज हो जाएंगे। फिर देखो आप इसमें लिख लिया ना,
दूसरा इसमें लिखो उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं, त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं। इसके आगे लिख लो जिला, राज्य व राष्ट्र, जिला, राज्य व राष्ट्र। अगर जिला मंच के निर्णय से कोई उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य स्तर के मंच पर जाएगा, और राज्य स्तर के मंच से के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रीय स्तर के मंच पर जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्राथमिक सुनवाई होगी जिला मंच पर, किसी भी उपभोक्ता की शिकायत का प्राथमिक सुनवाई कहाँ होगी? जिला मंच पर। फिर अगर संतुष्ट नहीं है तो वो आगे जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वैसे वही अपील कर सकता है। अब आपके लिए वो काम की चीज़ें नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना देखना है कि अभी राजस्थान में कितने जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच है। तो इसमें लिखो वर्तमान में राजस्थान में 37 जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच, 37 जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच, उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच तथा 7 सर्किट बेंच, तथा 7 सर्किट बेंच कार्यरत हैं, तथा 7 सर्किट बेंच कार्यरत हैं, 7 सर्किट बेंच कार्यरत हैं। 7 सर्किट बेंच संभाग स्तर पर, तो सर्किट बेंच के ऊपर संभाग शब्द लिख लो। ठीक है, अब जिला मंच मैंने कितने बता दिए आपको? 37, जबकि जिले कितने हैं? 33। तो कोष्टक में आप लिख लो जयपुर में 4 तथा जोधपुर में 2 मंच हैं, तो बढ़ गए नहीं 4। जयपुर में 4 तथा जोधपुर में 2 जिला मंच हैं। अब सीधी सी बात है कि सर्वाधिक जिला मंच जयपुर में है उसके बाद जोधपुर में, बाकी सारे जिलों में एक एक हैं। ठीक है, एक इसमें मेट्रोलॉजी एप्लीकेशंस शब्द आया नया, मेट्रोलॉजी एप्लीकेशंस क्या है ये? देखो, मेट्रोलॉजी एप्लीकेशंस शब्द जो है वो एक वेब मॉड्यूल है। क्या है? वेब मॉड्यूल है। अब अगर पीछे वाले का मीनिंग आपको ध्यान में है तो आप इसका संबंध बता सकते हो। मेट्रोलॉजी क्या होती है ये बताओ आप? मेट्रोलॉजी माप विज्ञान को कहते हैं। तो जैसे अपन कहते हैं ना, उसने कम तोल दिया है, केले के ठेले पे केले लेते हैं तो बाट उसका बाबा आदम के ज़माने का 1 किलो का बाट है, 800 ग्राम का होगा, घिस घिस के गोल कर रखा उसने। तो जो माप में त्रुटि होती है उससे बचने के लिए तो इसमें लिख लो, पहली बात तो मैंने कहा ये एक वेब मॉड्यूल है। किसके लिए है? तो डैश करके लिखो, वजन एवं माप सत्यापन के लिए। मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन या मेट्रोलॉजी वेब मॉड्यूल का संबंध किससे है? वजन एवं माप के सत्यापन से। किसी भी उपभोक्ता या ग्राहक के साथ गलत तोलने किया जाए, अगला सवाल आप इसमें लिखेंगे, राजस्थान राज्य खाद्य एवं राजस्थान राज्य खाद्य एवं राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, नाम को देखो गौर से। देखो, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, तो फूड मटेरियल को संग्रहित करना, कलेक्ट करना और लोगों तक पहुंचाना, ये इस कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ सकते हैं? तो आज की डेट में देखो, जितनी भी चीज़ें हैं इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपके लिए जो हो सकता है,
सरकार जितनी भी चीज़ें, देखो एक बार दोबारा देखना, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, तो सरकार की ओर से फीडिंग मटेरियल और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारी एक्टिविटी को ये कॉरपोरेशन या निगम डील करता है। 2010 में राजस्थान सरकार ने इस निगम का गठन किया था। आज इसकी मुख्य एक्टिविटीज़ में एक चीज़ तो अपन सब जानते हैं कि खुले बाज़ारों से चीनी, अनाज, चाहे वो बाजरा, गेहूं, दाल, चावल, ये सब जो है खरीद कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों तक सप्लाई करती है ये संस्था। इसके अलावा एक एक्टिविटी और है, ये निगम अपनी ओर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पैकिंग करके पैकेज के रूप में इन उचित मूल्य की दुकानों से या सहकारिता भंडारों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाती है। तो ये सारी रामायण आपके कोई काम की नहीं है। आपको वो नाम बताना है जिस नाम से ये कॉरपोरेशन इन सामग्रियों को सप्लाई करता है। क्या नाम दिया राजस्थान सरकार के इस निगम ने अपने प्रोडक्ट को? है राज ब्रांड। इस निगम के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको क्या नाम दिया गया है? राज ब्रांड। समझ गए ना? बस यही नाम, राज ब्रांड नाम याद रखना है। और ये निगम का नाम राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम खाद्य सामग्रियों को जिस टाइटल में, जिस शीर्षक में, जिस ब्रांड के तहत सप्लाई कर रहा है उसको क्या नाम दिया है? राज ब्रांड। जैसे राज ब्रांड आटा, राज ब्रांड चाय, राज ब्रांड नमक, राज ब्रांड दाल, राज ब्रांड चना। समझ में आ गई बात? जैसे ब्रांड का मतलब टैग दे दिया, तो ये जैसे कोई भी ब्रांड दे दिया आपको, अपन लेबलिंग किए हुए बहुत सारे सामान जो दुकान से खरीदते हैं, तो 3 ब्रांड तो दे दिए मिलते जुलते से प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है, और एक राजस्थान सरकार का ये उपक्रम बना रहा है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस ब्रांड का संबंध पीडीएस सिस्टम से है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है, या राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम से? तो उसका उत्तर क्या बनेगा? राज ब्रांड। तो सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पैकिंग करके जो मटेरियल बेचा जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? राज ब्रांड नाम दिया गया। समझ याद रह जाएगा? अब चाहे वो आटा हो, चाहे नमक हो, चाहे तेल हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? तो इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें। पहला लिखो स्थापना 2010, स्थापना 2010, इस निगम की स्थापना, ठीक है। दूसरा इसमें लिखोगे, दूसरा जो सवाल इसमें बनता है, लिखो खाद्य सामग्री को राज ब्रांड के नाम से उपलब्ध करवाता है, राज ब्रांड के नाम से उपलब्ध करवाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो आटा, चीनी, दाल, चना, इसके लिए बहुत सारे सेंटर हैं, कहीं से भी पैकेजिंग करवा सकते हैं। लेकिन राज ब्रांड का जो नमक सरकार उचित मूल्य की दुकानों से नागरिकों तक सप्लाई कर रही है, उसको कहाँ से तैयार किया जाता है? ये बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उत्तर बनेगा सांबर साल्ट्स लिमिटेड में। तो इसमें राज ब्रांड नमक सांबर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। ये एक चीज अलग से ध्यान में रखनी है, सांबर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है राज ब्रांड नमक। ये सवाल अलग टाइप का हो गया, लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो थोड़ा सा इसको इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए तो कल से मैं आपको आईसीडीएस पढ़ा रहा हूं, तो आईसीडीएस में जो भी मटेरियल जाता है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जाता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जाता है, इसका मतलब ये सप्लाई भी कौन करता है? ये निगम ही करता है। तो एक हिंट दे दो इसमें, आईसीडीएस के लिए भी आपूर्ति यही निगम करता है। एकीकृत बाल विकास योजना है ना, आईसीडीएस के लिए भी आपूर्ति यही निगम करता है। कल आईसीडीएस पढ़ाया था मैंने, कल आईसीडीएस के लिए भी आपूर्ति यही निगम करता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, एकीकृत बाल विकास योजना है, कल मैंने बताई थी, जिनका कुछ पार्ट आज भी करवाया मैंने, ठीक है। दूसरा इसमें देखो मैं आपको बताऊं कि चीनी जो है
चीनी ये 18 रुपये किलो उपलब्ध करवाता है, लेकिन अंत्योदय परिवार योजना में जिन परिवारों का नाम है उनको ये निगम फ्री ऑफ कॉस्ट चीनी उपलब्ध करवाता है। उसकी लिमिट है महीने की 1 किलो। तो ये कोई विशेष सवाल नहीं है। बाय द वे ऐसी कंडीशन जुड़ जाए तो अंत्योदय योजना के जो हकदार हैं उनको महीने में 1 किलो चीनी जो है ये कॉरपोरेशन या निगम जो है वो उपलब्ध करवाता है। कोई खास इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। नेक्स्ट आप इसमें लिखोगे, एक हेडिंग बनाओ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 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 ठीक है, ये हेडिंग है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ये क्या क्या योजनाएं संचालित कर रहा है आज की डेट में। तो इसमें पहला जो प्लान है वो है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। पहली बात तो कौन से बच्चों के लिए होगी? मैट्रिक का मतलब होता है 10वीं और उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो 10th पास करने के बाद में सरकार जो है वो स्कॉलरशिप देती है इस योजना के तहत। किन किन को देती है? तो डैश करके लिखो, SC ST OBC SBC EWS तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के पात्र छात्रों को। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के पात्र छात्रों को। देखो, सीएम समय समय पर एक लिस्ट जारी करता है। देखो, सर्वजन उच्च शिक्षा, अगर किसी कैटेगरी में मुख्यमंत्री किसी कैटेगरी को लिख देता है, किसी वर्ग के लोगों को लिख देता है, तो उनको न्यूनतम योग्यता के आधार पर भी उच्च शिक्षा देनी पड़ती है। जैसे अभी पिछले साल अपने कॉलेजों में एडमिशन हुए थे, तो उसमें सरकार ने एडमिशन पॉलिसी में एक लाइन लिख दी, ये इसी योजना का हिस्सा था, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा। मुख्यमंत्री की नज़र में यदि कोई कम्युनिटी ऐसी है जिसके सभी सदस्यों को उच्च शिक्षा दी जाए, तो क्या लिखा कि कोविड में जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई और वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन मेरिट के हिसाब से नहीं होगा। जैसे मान लो कि 12वीं में बाई ग्रेस उत्तीर्ण है और BA प्रथम वर्ष में वो एडमिशन लेना चाहता है, जिसके माता पिता दोनों की या एक की कोविड में मृत्यु हो गई है, तो उसको 33% पे भी एडमिशन, समझ गए आप? तो इसमें समय समय पर परिस्थितिवश लिस्टिंग की जाती है, लेकिन उसके लिए सरकार कोई कंडीशन डाल सकती है। तो उनको शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस स्कॉलरशिप का निर्धारण जो है वो न्यूनतम आय के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी कैटेगरी को अधिकतम कितनी आय तक छूट है? तो इसमें पहली लाइन में लिखो, SC ST व SBC की आय सीमा, SC ST व SBC की आय सीमा 2.5 लाख, 2.5 लाख। मतलब ये छात्रवृत्ति उन्हीं परिवारों के छात्रों को मिलेगी जो SC ST और SBC के हैं, तथा साथ में उनकी फैमिली इनकम सालाना कितनी है? अधिकतम 2.5 लाख है। दूसरा, OBC के लिए ये MBC करो आप, OBC की जगह MBC के लिए 1.5 लाख, ऊपर भी OBC की जगह MBC कर लेना। और EWS के लिए 1 लाख, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड सेक्शन, EWS के लिए 1 लाख। और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के पात्र के लिए 5 लाख। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के पात्र के लिए 5 लाख। मतलब इससे ज़्यादा इनकम है तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
हो गया। दूसरा एक सवाल ये बार बार आने वाला आगे वाला, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति, ये हर साल इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके स्टेटस में चेंज होता रहता है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसके स्टेटस में हर साल बदलाव होता है या इसके पात्र जो छात्र हैं उनकी स्थिति बदल जाती है, इसलिए हर साल इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, किस किस के लिए है? पहले तो ये जनवरी 2005 से है, तो क्वेश्चन में खाली 2005 लिख लो। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब की है? 2005 की। किस किस के लिए है? तो आप इसे लिखो एससी, एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, अल्पसंख्यक तथा विशेष योग्यजन, तथा विशेष योग्यजन। सीधी सी बात है, जनरल कैटेगरी के अलावा सभी वर्गों के छात्रों के लिए खुली हो गई है। अब बचे कौन है? खाली जनरल वाले बचे हैं, उसके अलावा सबको। अब जनरल में से भी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड वाले हैं वो तो आ ही गए, ईडब्ल्यूएस वाले तो केवल जनरल के वो लोग बचे हैं जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते, बाकी सबको इस योजना में सरकार ने कवरेज दे दिया है। किसकी कोचिंग करने के लिए? तो प्रोफेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे मेडिकल के लिए नीट की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी की तैयारी करते हैं, और लॉ के लिए क्लेट की तैयारी करते हैं। ठीक है, बीएड प्रोफेशनल कोर्स है तो पीटीटी की तैयारी करता है। इसके अलावा पीएससी द्वारा आईएएस, आरएएस जैसी परीक्षाएं, और अब इनमें क्या कर दिया है, कांस्टेबल, एलडीसी, रीट, इन सब को भी जोड़ दिया है इस साल। ठीक है, तो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं वो तैयारी करने वाले करीब करीब इसमें आ गए हैं, इसलिए मुद्दा सिर्फ दिमाग में रखना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ इस योजना का फायदा किन को मिलेगा? भाई इसमें तो अपन सारे आ गए, जब छटनी फॉर्म सारे अप्लाई करते हैं तो छटनी कैसे करेंगे? तो इसमें ये दिया गया है कि या तो 8 लाख से कम इनकम हो। कॉमन फॉर्मूला क्या है? जिनकी फैमिली इनकम सालाना कितनी है? 8 लाख से कम है। दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात इसमें मान लो कि माता पिता नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में राजकीय सेवा में है तो देखो पे ग्रेड लेवल बने हुए होते हैं, तो पे ग्रेड लेवल 11 तक की सेवा के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को ही मिलेगा। ठीक है, और पे मैट्रिक्स लेवल 11 से ऊपर जैसे 12 है, 13, 14, इनमें यदि कोई आता है तो उनको इस योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पात्र कौन है? तो इसमें लिखो जिनकी सालाना पारिवारिक आय, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो, 8 लाख से कम हो, अथवा माता या पिता, माता पिता कर दो, पे मैट्रिक लेवल 11 या इससे नीचे की श्रेणी में नौकरी करते हो। पे मैट्रिक लेवल 11 या इससे नीचे की श्रेणी में नौकरी करते हो। आगे वाले को आप देखेंगे, देखो 4 शब्द लिख रहा हूं। विवाह के लिए अनुदान योजना, विवाह के लिए अनुदान योजना। एक बार समझ लेना, बाद में लिखोगे आप इसको। फिर सहयोग योजना, फिर
सहयोग एवं उपहार योजना, और चौथा शब्द लिख रहा हूं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कितने शब्द लिखे मैंने? 4। ये जब जब भी आया है अपना रूप बदल कर हमेशा परीक्षाओं में आया है, ठीक है। सबसे पहले ये योजना 1997-98 में इस योजना को किस नाम से शुरू किया गया था? विवाह के लिए अनुदान योजना। बच्चियों की शादी के लिए उनके गार्जियन या घर वालों को कुछ पैसे सरकार देने लगी थी। कब? 1997-98 में। दूसरा, इसके बाद में 2005 में इस योजना को नाम क्या दे दिया? सहयोग योजना। क्या दिया? सहयोग योजना। फिर इसके बाद में अगला जो बदलाव इसमें आया, वो बदलाव इसमें किया गया 2016-17 में। 2016-17 में क्या किया? इन दोनों योजनाओं को मिलाकर ये बना दी। पहले ये आई, ठीक है, फिर इसको अलग से शुरू किया गया 2005 में। इन दोनों को मिलाकर 2016-17 के बजट में क्या नाम दे दिया गया? सहयोग एवं उपहार योजना। और अभी रिसेंटली क्या चल रही है? समझ में आ गई बात? अब देखो, इसमें जोड़ा कुछ नहीं है, सीधा एरो का निशान लगा रहा हूं। इसका मतलब इसी का नाम बदला गया है। कब? 2022 में। ये हेडिंग है, ऐसे की ऐसी बना लो। बात समझ गया ना? अब इन सब की जगह अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। समझ तो गए हो ना? ये हेडिंग को ऐसा का ऐसा छाप लो। शुभ लक्ष्मी वो दूसरी है, ठीक है। अब देखो किसको दी जाती है। तो देखो, अगर सरकार कोई योजना चलाती है तो विवाह की शादी लड़की की 18 साल है। 18 साल से कम उम्र की आयु में शादी करोगे तब तो आप पे ऊपर बाल विवाह का मुकदमा ही लगेगा, फायदा नहीं मिलेगा, है। किसके लिए है? तो पहली लाइन में लिखो SC ST, अल्पसंख्यक, BPL, कौमा अंत्योदय परिवार, कौमा आस्था कार्ड धारक, कौमा EWS, परिवारों की लड़कियों, EWS परिवारों की लड़कियों। समझो पहले इस बात को। यहां मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये तो ऐसे किसी भी राशन कार्ड में नाम रखने वाली लड़की की शादी के लिए किसको दिया जाएगा? फैमिली मेंबर्स को सहायता राशि है। अब इसके अलावा मान लो कि किसी की फैमिली है ही नहीं, या इंडिविजुअल किसी को प्रत्यक्ष लाभार्थी किसको बनाया जा सकता है? तो इसमें लिखो अथवा में समझ गए ना? अब यहां ऊपर वाली कंडीशन होना जरूरी नहीं है, कोई अल्पसंख्यक BPL ये होना जरूरी नहीं है। विधवा किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। अगर विधवा पुनर्विवाह कर रही है तो मिलेगा। ऊपर वाली कैटेगरी जरूरी नहीं है। कौमा विशेष योग्य जन,
विकलांग किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, समझ गए ना। कॉमा, पालनहार योजना का लाभार्थी, ये अनाथ बच्चों के लिए चलती है। पालनहार योजना का लाभार्थी एवं महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी, समझ गए ना। पहला जो पार्ट बताया वो तो परिवार का राशन कार्ड के स्टेटस से, और दूसरा इंडिविजुअल लाभार्थी के स्टेटस से किया जाएगा। ऐसे राशन कार्ड से उसका मैच करना जरूरी नहीं है। जो आगे बढ़ाओ थोड़ा, पुरानी बात, जो 18 वर्ष या उसके बाद शादी करे, 18 साल से पहले नहीं होना चाहिए। जो 18 वर्ष या उसके बाद शादी करे, मतलब 18 वर्ष की आयु है, ठीक है ना। मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, तो सामान्यतया 31,000 रुपये, लेकिन अगर लड़की 10वीं पास है तो 41,000 रुपये, और लड़की स्नातक ग्रेजुएट है तो 51,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें लिखो सामान्यतया 31,000 रुपये, पहली लाइन में सामान्यतया 31,000, अगर अनपढ़ है तो भी 31,000 तो मिलेंगे ही। दूसरी लाइन में लिखो अगर 10वीं पास है तो 31,000 प्लस 10,000, और अगर स्नातक है तो 31,000 प्लस 20,000, 31,000 प्लस 20,000। तो इस प्रकार इस योजना में जो अलग अलग चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है।